हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BEVAE 181 का सेक्शन 1.2 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.3 पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.3 कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। After discussing about the concept of environment, in this section we will discuss about components, types and significance of environment. तो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस सेक्शन में जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, उनके टाइप्स और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं एनवायरनमेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके सब सेक्शन पे आते हैं 1.3.1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ब्रॉडली द एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ अबायोटिक, नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट जो होता है वो ब्रॉडली अबायोटिक, नॉन लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सम एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर लिस्टेड बिलो। कुछ जो कंपोनेंट्स है जो एनवायरनमेंट की बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो इस टेबल में दे रखे हैं, जो टेबल 1.1 है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आप देखेंगे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हो गए लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सीजनल चेंजेस या फिर टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब आती है बायोटिक कंपोनेंट्स की बारी। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, पैरासाइट एंड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डिकम्पोजर्स इसमें आ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स विच इन टर्न टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंडीशन सेट करते हैं जिस पे जो है बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर पाए। और जब ये सर्वाइव करते हैं तो ये इन टर्न क्या करते हैं, ये एक तरीके से एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लिंकेज अमंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मास्टर्स मटेरियल्स। ये जो लिंकेजेस हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में, जो कि हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इनके बीच में जो ये लिंकेज है ये एक तरीके का पाथवे है जिससे कि एनर्जी फ्लो करती है और मटेरियल का साइकिलिंग होती है। इसके फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर द फिजिकल रीम, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द मेंटेन मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एसेंशियल एनर्जी जो है, जो एनर्जी उनको चाहिए होती है वो फिजिकल राउंड से लेते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि एनर्जी के लिए वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए जो सोil से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, लाइट एनर्जी सन से लेते हैं, और इन सबको मिला के अपना फिर एनर्जी जो उनका फूड है वो बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड देयर सोर्स ऑफ फूड। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। वी द ह्यूमन बीइंग इन टर्न हार्वेस्ट द लैंड एंड सीज फॉर आवर फूड एंड ऑब्टेन मिनरल्स एंड फ्यूल्स फ्रॉम द अर्थ's क्रस्ट। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर इन दिस कोर्स। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं अर्थ को और सी फूड को, और मिनरल्स और फ्यूल्स जो है अर्थ की क्रस्ट से लेते हैं। सो जो हम ये सारी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन करते हैं, और इन सब के बारे में हम बाद में इस कोर्स में बाद में और पढ़ेंगे। इसके बाद में सब सेक्शन आता है 1.3.2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट and consider a fish living in a natural pond, which we have already discussed in previous section. Its external environment will be the water in the pond, which is primarily inhabits। तो ये क्या कह रहा है कि रिकॉल कीजिए जो डेफिनेशन एनवायरनमेंट की हमें पढ़ी थी, और कंसीडर कीजिए एक फिश जो है वो नेचुरल लिविंग यानी कि लिविंग कर रही है एक नेचुरल पॉन्ड में। और इसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था पिछले सेक्शन में, जो हमने क्रैब फिश के बारे में जो है डिस्कस किया था, एक पॉइंट में जो लिव करती है। तो बोल रहा है तो फिश का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो होगा वाटर,
वाटर इन द पॉन्ड विच इज़ प्राइमरली इनहिबिट। तो वाटर होगा पॉन्ड का, जो उसका मुख्य रूप से जो बोलते हैं उसका घर है, तो उसको बोलेंगे कि वो वाटर है। द वाटर वुड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट द फिश रिक्वायर टू सस्टेन इट्स लाइफ। तो ये बोल रहा है कि वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगी और अदर ऑर्गेनिज़्म भी होंगे, जो कि उसे चाहिए सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसको चाहिए। एज़ अपोज़्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द बॉडी कैविटी within the fish provides a internal environment quite separated from the outside environment। तो ये बोल रहा है कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके अलावा उसके अपोजिट में अगर देखें तो बॉडी के अंदर कैविटी है उसके फिश के अंदर, जो कि उसको एक इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्वाइट सेपरेट कर रखा है, एकदम अलग है। द बॉडी सरफेस एक्ट एज एन एक्सचेंज बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश। जो बॉडी का सरफेस है फिश का, वो एक तरीके का बैरियर की तरह काम करता है, जो कि आउटसाइड और इनर एनवायरनमेंट के बीच में जो है एक्सचेंज को पॉसिबल करता है। उनके बीच में इंटरनल और आउटसाइड के बीच में एक्सचेंज को पॉसिबल करता है। द इंटरनल एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेयर में काफ़ी स्टेबल होता है। हाउएवर, इलनेस एंड इंजरी ऑफ और इवन एनवायरनमेंट स्ट्रेस कैन अपसेट इट। पर अगर इंटरनल तो वैसे स्टेबल होता है, पर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वैसे हो, अलग हो, जो कि उसके स्ट्रेस में डाले, या फिर इंजरी हो रखी हो या फिर इलनेस हो रखा हो, तो भी इंटरनल एनवायरनमेंट तब जाके इंटरनल एनवायरनमेंट अपसेट हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। But when the cause of disturbance is removed, the internal environment comes back to its original condition। पर जब उसकी डिस्टरबेंस जो होती है, जो कि उसको अपसेट कर रही है, उसको कोज कर रही है, वो जब रिमूव हो जाती है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। द पॉन्ड विच द फिश इनहिबिट्स इज इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। जो पॉन्ड है जहाँ पे फिश रहती है, उसका घर है वहाँ पे, वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द पॉन्ड लाइक लाइट, वाटर डेप्थ, न्यूट्रिएंट्स एंड dissolved gases will provide the life supporting chemical and physical factors for the fish। जो पॉन्ड जो है जहाँ पे फिश रहती है वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो उसमें अबायोटिक फैक्टर जो होंगे पॉन्ड में, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, डेप्थ हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, डिजॉल्व्ड गैसेस जो हैं, ये सारी जो है प्रोवाइड करेंगे। लाइफ सपोर्टिंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो होंगे ये प्रोवाइड करेंगे फिश को, ताकि वो सर्वाइव कर पाए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट्स द pond like bacteria, insect, worm, molluscs, tadpoles, frogs, and aquatic vegetation could be food for the fish। और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड में रहते हैं, वो जैसे कि बैक्टीरिया, और ये बता रखा है एग्जांपल के लिए, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वर्म, मोलस्क, टैडपोल, फ्रॉग, और एक्वाटिक वेजिटेशन यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स जो होंगे, वो भी एक तरीके से फिश के लिए फूड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ सच ए नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन लैंड इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना एंड डेजर्ट। तो ऐसे कुछ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि लैंड में है, उनको देखेंगे तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना, डेजर्ट, सवाना एंड डेजर्ट, ये जो है ये सारे एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट है। So far, we have discussed only the natural environment, but there are several components of environment। अभी तक हमने तो सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ा है, पर यहाँ पे बहुत सारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, which are created by humans like crop field, cities and industrial space। अभी तो हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा, पर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी होता है। उसको जैसे कि बोलेंगे क्रॉप फील्ड्स होगी, यानी कि खेती की ज़मीन जो होती है, सिटीज़ होगी, इंडस्ट्रियल स्पेस हो गया। दिस आर प्लेसेस मेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन थ्रू प्लानिंग, मैनिपुलेशन
फॉर किसके लिए, वो आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो कौन कौन से हो गए, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, जो नेचर का बने होते हैं। ओशन हो गया, डेजर्ट दे रखा है, फॉरेस्ट दे रखा है। ह्यूमन मॉडिफाइड जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया। ऑर्चर्ड्स हो गए, प्लांटन्स हो, सॉरी प्लांटेशंस होगी, और सेंचुरीज होगी, पार्क्स होगी, ये ह्यूमन मॉडिफाइड है। यानी एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि वो सर्टेन स्पीसीज या फिर जो है उसको सस्टेन कर पाए, जो एंडेंजर्ड है उसको, या फिर और तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया। और ह्यूमन मेड है, फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो टोटली ह्यूमन ने बनाया है। इंडस्ट्रियल सिटीज होगी, टाउन्स हो गए, क्रॉप फील्ड्स होगी, आर्टिफिशियल लेक्स हो गई, डैम हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन मेड है। और यहाँ पे मैं इसके ये बताना भूल गया कि ये जो है दिस आर प्लेसेस आर्टिफिशियली मेड बाय ह्यूमन, तो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं विद प्लानिंग से। अब फोर देख लेते हैं। फोर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर अ सिटी। तो पहले एग्जाम्पल के लिए एक सिटी को देख लेते हैं। द सिटी एनवायरनमेंट इज टोटली क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग। जो सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट important components, water is not taken from streams directly, but is first filtered, purified, and then used to drinking and other municipal purposes। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम सिटी का लेंगे। जो सिटी है, एनवायरनमेंट जो है वो टोटली जो है क्रिएट किया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, क्योंकि बिल्डिंग बनी है उसमें ईंट लगी है। ईंट वैसे बनती नहीं है, हम प्रोसेस से ईंट को बनाते हैं। सीमेंट बनता है, सीमेंट हम बनाते हैं, तो उसको फिर हमने इस्तेमाल किया है इधर। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो वाटर जो है वो डायरेक्टली जो नदियों के बहाव के द्वारा नहीं लिया जाता है। उसको पहले लिया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद में उसको यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग करें या फिर कोई भी काम है उसको उसमें उसको यूज़ किया जाता है। द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड गार्बेज आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ लोकली बट आर carried for treatment and damping to a remote place away from the city। जो गार्बेज जो होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो ऐसे ही कहीं पे भी फेंका नहीं जाता। उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको कैरी किया जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है, डैम्प किया जाता है, जो कि बहुत दूर होता है, रिमोट प्लेस, बहुत सुनसान इलाके में, जो सिटी से बहुत अलग होता, दूर होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे कि प्लांट्स है तो प्लांट्स अपने वेस्ट जो है वैक्स के रूप में वहीं पे गिरा देंगे या फिर पत्तियों को झाड़ देंगे, तो वो एक तरीके से रिसाइकलेबल है, तो वो डिस्पोज हो जाता है, इकोसिस्टम उसको डिसॉल्व करके उसको यानी कि यूटिलाइज कर लेता है। पर ये जो हमारे गार्बेज जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो इसलिए उसको ट्रीट किया जाता है दूर ले जाके। तो ये है फूड फॉर द पीपल इन सिटीज ऑफन कम फ्रॉम द रूरल एरिया। जो फूड जो होता है लोगों के लिए जो सिटीज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरिया से आता है, जो जैसे कि गांव के इलाके हो गए उधर से। एन एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमंस रिजल्ट्स इन द कंज्यूम्पशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी नेसेसिटेटिंग केयर, सुपरविजन एंड मेंटेनेंस। तो क्या बोल रहा है, जो फूड जो होता है, जो ये एनवायरनमेंट है, अगर ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, जो उनका जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मटेरियल और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उनको केयर भी चाहिए होता है, सुपरविजन भी चाहिए होता है, और मैनेजमेंट भी चाहिए होता है। अगर ये ना करे तो फिर ये एनवायरनमेंट के ऊपर डैमेज डालते हैं, और एक तरीके से एक ऐसे स्पीसीज़ हमारे और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं, एंडेंजर करते हैं। तो चलिए अब हम सब सेक्शन 1.3.3 पे आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। वट एवर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट organism inhibits, they all need life supporting elements for their survival। कोई सा भी एनवायरनमेंट हो जो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स करता है, इनहेबिट्स इनहेबिट्स होगा सर, इनहेबिट्स करता है, इनहेबिट करता है, तो उसको ऑल जो है वो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर सर्वाइवल उसको चाहिए होता है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। दिस इंक्लूड एयर दे ब्रीद, फूड एंड वाटर दे टेक इन, एंड शेल्टर ईदर अ नेचुरल लाइक केव और ट्री होल और एज आर्टिफिशियल ड्वेलिंग लाइक हाउस। तो ये बोल रहा है जो ये नेचुरल सपोर्ट जो है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स, ये क्या क्या है। ये हो गया आपको सांस लेने के लिए हवा, जो ऑक्सीजन होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड
क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उनको। फूड होगा, फूड उनको चाहिए होता है। वाटर हो गया, हमको चाहिए होता है वाटर, फूड हो गया। और शेल्टर हो गया एक तरीके से, जो भी कोई सा भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, जैसे कि केव्स हो गया, होल्स हो गया, ट्री के होल्स हो गए इस तरीके से, या फिर कोई आर्टिफिशियल ड्वेलर, जैसे कि हमने बना दिया आर्टिफिशियल ड्वेलिंग हाउस, बना दिया हमने, घर बना दिए, तो ये आर्टिफिशियल हो गए। एनवायरनमेंट इज द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स दिस लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट एक लौता ऐसा सोर्स है जो कि ये लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स देता है हमें, ये हमें प्रोवाइड कराता है ताकि हम सर्वाइव कर पाएं। वी मेक यूज ऑफ द लैंड फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। हम जो है लैंड को यूज करते हैं ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। सोइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सोइल जो होती है वो हमें न्यूट्रिएंट्स देती है जो उस प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। द लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द सॉइल टाइप फाउंड इन एनी वन एरिया एंड सॉइल इटसेल्फ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की फॉर्म है, जो लैंड है, वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल किस टाइप की होगी जो उस एरिया में पाई जाती है। और सॉइल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, प्लेस टू प्लेस अगर हम जाए तो टाइप बदलते रहते हैं। सम soils are rich in nutrients and other are lack in them। कुछ सॉइल होती है जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत भर भर के, कूट कूट के भरे होते हैं, और कुछ में तो कम होते हैं, थोड़े कम होते हैं, किसी में होते नहीं है। द सॉइल्स लैकिंग न्यूट्रिएंट्स नीड टू ऐड द फर्टिलाइजर्स। जो सॉइल जो है जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उनमें हमें फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ता है। Climate and short-term weather changes are characterized mainly by wind, temperature, pressure, and rainfall, and are determined as the properties of the atmosphere। जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, क्लाइमेट जो है, और शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस जो हैं, वो ऐसे करेक्टराइज कैसे करेंगे, जिसको मेनली हम विंड, टेम्परेचर, प्रेशर से करेक्टराइज करते हैं कि भाई साहब विंड जो है वो कि तूफान आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही है, उसमें चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेशर में चेंज आता है। अगर आप नीचे जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो प्रेशर में चेंज आएगा, यानी कि गहरी जगहों पे खोद के जाएंगे या फिर डाइव करेंगे, पानी में जाएंगे तो प्रेशर में चेंज आएगा। हवा में जाएंगे तो प्रेशर में तब भी चेंज आता है। रेनफॉल हो गया, जगह जगह जाएंगे तो बारिश की जो होती है, बारिश की अमाउंट बदल जाती है। आर एंड डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये डिफरेंट यानी कि डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज है एटमॉस्फेयर की। एयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ऑक्सीजन विदाउट विच सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी थ्रेटेंड। जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जो कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर नहीं मिलेगी तो शायद से खतरा हो, उनकी जान को खतरा हो, थ्रेटन्स करती है उनकी जान को। तो इसके बाद में हमारा आता है SAQ1। तो इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में हम आते हैं, इसको पढ़ेंगे और इसके आंसर पे भी आएंगे। तो चलिए अब हम SAQ1 पे आते हैं। SAQ1, आंसर द बिलो क्वेश्चंस गिवन क्वेश्चंस विद इन 30 वर्ड्स। हमें ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस को 30 वर्ड्स में करना है। इसका पहला पार्ट जो है वो है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होती है एनवायरनमेंट की, कौन कौन सी, जैसे कि हो गया वाटर, हो गया लैंड, हो गया एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो कि नेचुरल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे उसको। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो और सेकंड पार्ट है इसका एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ लाइफ। तो आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, ब्रीफली सिग्निफिकेंस बतानी है एनवायरनमेंट ऑफ लाइफ की। तो चलिए अब हम SAQ1 के आंसर पे आते हैं। इसका फर्स्ट का आंसर जो है वो है द फिजिकल कंपोनेंट्स सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल कंपोनेंट क्या करता है। फिजिकल कंपोनेंट कंडीशन सेट करता है जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स को सर्वाइव करने के लिए बोलता है कि ये जो कंडीशन है इसमें ये बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि अगर डेजर्ट में जाएंगे तो काफ़ी सारे प्लांट वहाँ पे जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बस कैक्टस सर्वाइव करता है या फिर कुछ और जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, कुछ गिने चुने। तो ये जो है एक फिजिकल जो है कंडीशन, जो सर्वाइव करने की कंडीशन उसने सेट की है फिजिकल कंपोनेंट्स ने। और फिर बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से यानी कि एनवायरनमेंट चलता है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स की ये इसलिए इंपॉर्टेंस है। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ऑल लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स विच इंक्लूड एयर or to breathe, food we eat, water we drink, and the shelter, either as natural like cave and tree holes or material for the construction
ऑफ अ आर्टिफिशियल ड्वेलिंग। तो जो एनवायरनमेंट क्या है, वो हमें लाइफ सपोर्ट कैसे करता है, लाइफ को क्या करता है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स देता है सबको। किस के तरीके से, वो हमें एयर देता है सांस लेने के लिए, खाना देता है खाने के लिए, पानी की देता है। एनवायरनमेंट भी देखिए, एनवायरनमेंट एज ए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा जो है, हमको छोड़ के हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो हम जो लेते हैं वो सारी चीज़ें हम बाहर से ही लेते हैं, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम एयर बाहर से लेते हैं, फूड भी बाहर से ही लेते हैं, पानी भी बाहर से ही लेते हैं। शेल्टर हो गया, शेल्टर जो है नेचुरल हो, केव जैसे कि पुराने ज़माने में केव में रहते थे, या फिर ट्री होल्स हो गया। ट्री होल जैसे कि चिड़िया है, चिड़िया के लिए जो वुड पैकर होती है, वुड पैकर अपने लिए ट्री होल्स बनाती है, तो वो ट्री होल्स हो गया। या फिर मटेरियल हो गया, मटेरियल जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल ड्वेलिंग यानी कि ईंटें बनानी। तो ईंटें भी कैसे बनती है, ईंटें के लिए भी जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हम नेचर से लेते हैं आर्टिफिशियल ड्वेलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ये देता है जो एनवायरनमेंट है, ये हमें लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स को प्रोवाइड कराता है। तो इसके बाद में हमारा सेक्शन 1.4 आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। So see you in the next video. Bye bye.